हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और जापान का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सो स्टार्टिंग विद यूएस, इसका कॉन्स्टिट्यूशन 1787 में बन के तैयार हो गया था, फॉलोड बाय अमेरिकन रेवोल्यूशन फ्रॉम 1775 टू 83 एंड देन फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में इसे 1789 में लागू कर दिया गया। बात करें अगर इसके फीचर्स की, तो ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसकी टोटल लेंथ 12 पेजेस, जिसमें इंक्लूड होते हैं एक प्रियम्बल, 7 आर्टिकल्स और 27 अमेंडमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना रिजिड प्रोसेस है, जिसके लिए पहले दोनों हाउसेस प्रपोज करेंगे एंड देन उसके बाद 3/4 मेंबर्स की रेटिफिकेशन जरूरी है और प्रपोजल के लिए भी 2/3 मेंबर का फेवर चाहिए फ्रॉम बोथ हाउसेस। इनका कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल बाय नेचर है, यानी कि डिविजन ऑफ पावर हमें देखने को मिलती है। यूएस में टोटल ओरिजिनली 13 स्टेट्स और प्रेजेंट टाइम पीरियड में 50 स्टेट्स प्लस 1 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया हमें देखने को मिलती है। हर एक स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इलेक्टेड लेजिस्लेचर होती है यानी कि लॉ मेकिंग बॉडी, हर एक स्टेट का अपना गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलता है। अमेरिका ने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ऑप्ट किया है। इनके प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होते हैं, जबकि इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। यूएस में प्रेसिडेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स की मदद से गवर्न करते हैं। इनके कैबिनेट को किचन कैबिनेट बोला जाता है, क्योंकि कैबिनेट को प्रेसिडेंट खुद ही अपॉइंट करते हैं और ये एक सिर्फ एडवाइजरी बॉडी का रोल प्ले करती है और ये सिर्फ प्रेसिडेंट को ही रिस्पॉन्सिबल होती है। अमेरिका में हमें सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है। इनके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 कांग्रेस की लेजिस्लेटिव पावर को डील करता है। कांग्रेस यानी अमेरिका की पार्लियामेंट। सेकंड आर्टिकल डील करता है प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर को और थर्ड आर्टिकल डील करता है सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल पावर्स को। यूएस में प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स हमें देखने को मिलता है। यह कंसेप्ट मोंटेस्क्यू ने दिया है, जो कि चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करता है, सो दैट कोई भी गवर्नमेंट का ऑर्गन ऑटोक्रेटिक और इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ना कर सके। प्रेसिडेंट दो तरह की वीटो पावर, पॉकेट और क्वालिफाइड को इंजॉय करते हैं। सेनेट यानी कि अपर हाउस की कंसेंट को लेकर प्रेसिडेंट जजेस को अपॉइंट करते हैं। यूएस में हमें कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी देखने को मिलती है और सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है। इसका मतलब अमेरिकन कांग्रेस और किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर की तरफ से कोई भी कानून जो होगा वो देश के कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करेगा। अगर कोई भी प्रोविजन देश के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता तो उसको अल्ट्रा वायर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी कि नल एंड वॉइड, मतलब इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। देन अमेरिका में हमें बिल ऑफ राइट्स देखने को मिलता है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। अमेरिका पहला ऐसा देश है जिसने फंडामेंटल राइट्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए हैं। बिल ऑफ राइट्स के अनुसार देश का कोई भी नागरिक, देश के किसी भी नागरिक को लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी से वंचित या दूर नहीं रखा जाएगा और बिल ऑफ राइट को 1791 में इंट्रोड्यूस किया गया था। यूएस में हमें बाइकैमरलिज्म हाउस देखने को मिलता है, यानी कि अपर और लोअर हाउसेस दोनों ही देखने को मिलते हैं। इनके अपर हाउस को सेनेट बोलते हैं, जहां पर टोटल 100 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। अपर हाउस का टेन्यूर 6 साल का होता है, जबकि लोअर हाउस, जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, वहां पर हमें 435 मेंबर्स देखने को मिलते हैं और इनका 2 साल का टेन्यूर होता है। अमेरिका के अपर हाउस को वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल सेकंड चैम्बर बोला जाता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शंस इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होते हैं और जो कैंडिडेट 50% प्लस 1 वोट पा लेता है वो विनर डिक्लेयर हो जाता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शंस लड़ने के लिए कैंडिडेट नेचुरल बोर्न यूएस का सिटीजन होना चाहिए। नेचुरल बोर्न यानी कि वहां पर जन्म होना चाहिए। मिनिमम एज 35 होनी चाहिए। 14 साल यूएसए में स्टे होनी चाहिए और मैक्सिमम 2 बार कोई पर्सन यूएस का प्रेसिडेंट बन सकता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट हाउस को वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेटिक ऑफिस बोला जाता है। लॉर्ड ब्राइस भी यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट हाउस को ग्रेटेस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड के नाम से संबोधित करते हैं। यूएसए में हमें 3 लाइन एजेंसीज, डिपार्टमेंट, पब्लिक कॉर्पोरेशन और इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन देखने को मिलती हैं। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन अमेरिका का अपना एक यूनिक प्रोडक्ट है और यह है मिक्स्ड नेचर ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसीलिए हम इसे किसी एक ट्रेडिशनल ब्रांच जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव या फिर जुडिशियल में फिट नहीं कर सकते। इसीलिए इसको फोर्थ ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट बोला जाता है। बात करें अगर अमेरिकन सिविल सर्विस की, तो 1820s में अमेरिका में स्पोइल सिस्टम
डेवलप होता है, जिसके अंडर सिविल सर्विस की पोस्ट जीतने वाली पॉलिटिकल पार्टी के वोटर्स और वर्कर्स को दी जाती थी। स्पोइल सिस्टम का फादर प्रेसिडेंट जैक्सन को बोला जाता है और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी आ चुका है। स्पोइल सिस्टम के कारण करप्शन, इनएफिशिएंसी सिस्टम में देखने को मिलती है, जिसका रिएक्शन ये होता है कि लोगों की एक मूवमेंट स्टार्ट होती है और प्रेसिडेंट जेम्स गैरफील्ड का 1881 में असासिनेशन हो जाता है, यानी कि उनको मार दिया जाता है एक ऐसे युवक के द्वारा जो कि एक जॉब सीकर था, चार्ल्स ग्यूटियाउ। उसके बाद हमें देखने को मिलता है मेरिट सिस्टम। तो गैरफील्ड की डेथ के बाद 1883 में सिविल सर्विस एक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसको पॉपुलरली पेंडलीटन एक्ट भी बोलते हैं। इस एक्ट के आने के बाद स्पॉइल्ड सिस्टम को पार्शियली खत्म कर दिया जाता है और सिविल सर्विसेज में अपॉइंटमेंट मेरिट सिस्टम के ऊपर बेस्ड हो जाती है, यानी कि ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू हमें सिविल सर्वेंट्स की ज्वाइनिंग देखने को मिलती है। हालांकि आज भी करीब 10,000 के आसपास सीनियर सिविल सर्वेंट्स को पार्टी कंसिडरेशन के बाद ही अपॉइंट किया जाता है। कहने का मतलब पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। 1978 में सिविल सर्विस रिफॉर्म एक्ट इंट्रोड्यूस होता है, जो 3 सेपरेट एजेंसीज को क्रिएट करता है। नंबर 1 ओपीएम, ऑफिस ऑफ पर्सोनल मैनेजमेंट, जिसका काम सिविल सर्विस एग्जाम्स को कंडक्ट करवाना है। नंबर 2 एमएसपीबी, मेरिट सिस्टम प्रोटेक्शन बोर्ड, जो एक वॉचडॉग एजेंसी है फेडरल सिविल सर्विस मेरिट सिस्टम की। एंड नंबर 3 फेडरल लेबर रिलेशन अथॉरिटी। आवर नेक्स्ट कंट्री इज ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल होता है यूके ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नदर्न आयरलैंड के ऊपर। जब हम बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन की, तो इसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड ये कंट्रीज शामिल होती हैं। इंग्लैंड और वेल्स 1535 में यूनाइट हुए थे। स्कॉटलैंड ने इन्हें 1707 में ज्वाइन किया एंड देन ये ग्रेट ब्रिटेन बन गया। और उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन को नदर्न आयरलैंड ने 1921 में ज्वाइन किया। क्योंकि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम बोला जाता है, इसीलिए इसको मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। बात करें अगर इसके फीचर्स की, तो ये एक अनरिटन डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल छोटा सा पार्ट ही इसका रिटन फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। ये कोई स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि रिमार्केबली डायनामिक है। यह कन्वेंशंस के ऊपर बेस्ड है और इनके कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ग्रेट चार्टर्स देखने को मिलते हैं, जो कि एक तरीके से कानून का रोल प्ले करते हैं। यह एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जो कि क्राउन की पावर और लोगों की लिबर्टी को डिफाइन करते हैं। इनका ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है। ग्रेट चार्टर्स में हम इंक्लूड करते हैं हैबस कॉर्पस एक्ट 1679, स्टैच्यूट ऑफ वेस्टमिंस्टर 1931, मिनिस्टर्स ऑफ द क्राउन एक्ट 1937, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1948। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है तो वो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी लॉ की ही तरह होती है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि ऑल पावर इज सेंट्रलाइज्ड, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर का कंसेप्ट यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिलता। और इनकी जो पार्लियामेंट है वो कंप्लीटली सोवरन बॉडी है। वो कोई भी कानून बना सकती है, किसी भी कानून को वो रिपील कर सकते हैं, किसी भी कानून को वो अमेंड भी कर सकते हैं। यूके में हमें जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट नहीं देखने को मिलता। जैसे मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट इनकी सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। और डी लोलमी इसके बारे में बोलते हैं कि ब्रिटिश की पार्लियामेंट इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो एक वुमेन को मैन बनाने को छोड़ के और मैन को वुमेन बनाने को छोड़कर बाकी सारा कुछ कर सकती है। यूके में रूल ऑफ लॉ हमें देखने को मिलता है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी देखने को मिलती है, यानी कि एक्चुअल पावर तो प्राइम मिनिस्टर ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमें बाइकैमरल हाउसेस देखने को मिलते हैं, यानी कि 2 हाउसेस देखने को मिलते हैं। अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं। ये ब्रिटिश की अरिस्टोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम के एलिमेंट्स को बयां करता है और एट प्रेजेंट यहाँ पर हमें 779 मेंबर देखने को मिलते हैं। लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन के नाम से जानते हैं और यहाँ पर हमें 650 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें एक शेडो कैबिनेट का कंसेप्ट देखने को मिलता है। शेडो कैबिनेट ओपोजिशन पार्टी के द्वारा फॉर्म की जाती है, यानी कि रूलिंग पार्टी की अपनी एक कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है। उसको काउंटर करने के लिए ओपोजिशन में भी हमें एज इट इज मिनिस्टर्स देखने को मिलते हैं और ये ओपोजिशन के सारे लीडर्स मिनिस्टर्स का स्टेटस एंजॉय करते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली इन्हें
पे किया जाता है। 1966 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सिविल सर्विस के ऊपर एक कमेटी जो है अपॉइंट की जाती है और वो 1968 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, जिसमें उन्होंने 158 रिकमेंडेशंस दी। इन्हीं में से एक रिकमेंडेशन को फॉलो करते हुए सेंट्रल पर्सोनल एजेंसी 1968 में सेटअप होती है, जिसका मेन टास्क सिविल सर्विसेज को मैनेज करना है। ओम्बड्समैन की तरह 1967 में यूके ने पार्लियामेंट्री कमिश्नर को अडॉप्ट किया ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ सर जॉन वाइट कमीशन। उसके बाद है हमारी नेक्स्ट कंट्री, दैट इज फ्रांस। तो फ्रांस के प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। प्रेजेंट फ्रांस में जो कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ वो 1958 में हुआ और इसको प्रिपेयर किया गया अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ जनरल डी गोले। इसमें हमें टोटल 92 आर्टिकल्स, 15 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं, जो कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को एज द मोटो ऑफ फिफ्थ रिपब्लिक डिक्लेयर करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी यहाँ से ही लिए गए हैं। इनके देश का सिस्टम क्वासी प्रेसिडेंशियल और क्वासी पार्लियामेंटेरी है। क्वासी का मतलब हाफ, यानी कि दोनों तरह के फीचर्स इनके कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलते हैं। इन्होंने भी बाइकैमरलिज्म को अडॉप्ट किया है, यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों देखने को मिलते हैं। इनके लोअर हाउस को नेशनल असेंबली बोलते हैं, जहां पर 577 मेंबर हैं और जिनका टेन्यूर 5 साल होता है। अपर हाउस को सेनेट बोलते हैं, जिसके 348 मेंबर्स हैं और 6 साल का वहां पर मेंबर्स का टेन्यूर होता है। इनके यहाँ रैशनलाइज्ड पार्लियामेंट का कंसेप्ट देखने को मिलता है, यानी कि पार्लियामेंट सिर्फ उन्हीं आइटम्स के ऊपर कानून बना सकती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। एंड फाइनली जापान। तो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड पावर होती है, यानी कि डिविजन्स ऑफ पावर का कंसेप्ट नहीं देखने को मिलता बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है। इनके भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हमें देखने को मिलते हैं। इनके देश में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलती है और देश में जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट देखने को मिलता है। जुडिशियल रिव्यू की पावर के साथ जापान की सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है और इन्होंने परमानेंटली वॉर को रिनाउंस किया हुआ है, यानी कि ये कभी भी वॉर में अपने आप को शामिल नहीं करेंगे, मगर जब सिक्योरिटी और डिफेंस के ऊपर खतरा होगा तब ये वॉर का सहारा ले सकते हैं। इनके भी हमें बाइकैमरलिज्म यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों देखने को मिलते हैं। अपर हाउस को हाउस ऑफ काउंसलर बोलते हैं, जहां पर 248 मेंबर्स होते हैं जिनका 6 साल का टेन्यूर होता है, और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं, जहां पर 465 मेंबर्स और 4 साल का टेन्यूर होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।